चलो ठीक है, कल रात को ना ये क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का, अभी इसको देखो फटाफट। चलो इस क्वेश्चन में देखो, पहले ना हम थोड़ा काम को समझने ट्राई करेंगे कि ये बोल क्या रहा है, उसके बाद में फिर W R1 ये सब डिसाइड करेंगे। ये कह रहा है कि देयर इज अ बैग 1 that contains 3 red 4 black balls, bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn at random from bag 2. अब पहले मैं ना यहां तक का जो डिजाइन है वो थोड़ा बनाने का ट्राई करता हूँ। बैग 1 का कॉम्पोजिशन बताओ तो आप क्या? 3 रेड और 4 ब्लैक, ठीक है। और बैग 2 का इनिशियल कॉम्पोजिशन 4 रेड और 5 ब्लैक। बैग 2 को मैं 2 बार बना लेता हूँ, हाँ एक बार फिर से बना लेता हूँ, 4 रेड और 5 ब्लैक। अभी आपको क्या कह रहा है कि इनिशियली यू आर सपोज टू ट्रांसफर 1 बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ये आपका बैग 1 है, ये आपका बैग 2 है और ये भी आपका बैग 2 ही। ट्रांसफर करते समय हो सकता है कि रेड बॉल ट्रांसफर हो जाए, तो उस सिचुएशन में इसमें क्या हो जाएगा, 4 रेड से प्लस 1 रेड बढ़ जाएगा, इसे ये नया कॉम्पोजिशन हो जाएगा। और इनकेस ट्रांसफर किया हुआ बॉल जो है वो अगर आप ब्लैक ले लेते हो तो उस केस में किसका क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, इसका ब्लैक का, ऐसा हो जाएगा। तो पहले तो काम आपको ये वाला करने के लिए बोल रहे थे, पढ़ो अच्छे से फिर से। बैग 1 कंटेन्स इतना इतना बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स इतना इतना बॉल्स, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बैग 2। तो बैग 2 से फर्दर एक बॉल और निकालना है, ठीक है ना, ट्रांसफर करने के बाद, ये वाला सिचुएशन। फिर हम लोग को बोला इफ द बॉल सो ड्रॉन इज रेड, मतलब ये जो हम निकालेंगे चाहे इस सिचुएशन में निकाला हो चाहे इस सिचुएशन में निकाला हो, ये कौन से रंग का आ रहा है मेरे, ये रेड कलर का आ रहा है, ये बोल दिया मेरे को, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। सेकंड ड्रॉ में रेड निकलने का दोनों सिचुएशन में ही चांसेस है। हमको बोला कि सेकंड ड्रॉ में तो रेड देखो आ गया है, अब आप इस बात का प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो ट्रांसफर हुआ होगा वो ब्लैक रहा होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि W क्या है, W हम बोलेंगे कि सेकंड बॉल रेड निकलेगा, ये W है हमारा। R1 R2 क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल रेड भी हो सकता है, ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक भी हो सकता है। और हमको प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, ट्रांसफर्ड वाला बॉल ब्लैक हो इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो हमको इस वाले रास्ते का प्रोबेबिलिटी पूछ रखे। अब बाकी ये सारा का सारा डिजाइन है, अकॉर्डिंगली नंबर्स हम लोग भर देंगे, ठीक है। अभी 2 मिनट ध्यान से सुनते जाना, या लिख भी लो, लिखो W इज इक्वल्स टू सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। W इज इक्वल्स टू सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, मतलब ये जो सेकेंड वाला यहां पे बाद में निकलेगा ना वो रेड होगा, ये W है, ठीक है। फिर लिखो R1 में लिखो ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक एंड R2 ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, R2 ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ठीक है। आगे लिखो नाउ, अब एक बार नंबर्स का डिजाइन बना लेते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप लोग सोचो। यहां पर हम क्या लिखते थे बताओ, R1 लिखते थे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 आपने माना क्या चीज को, ब्लैक ट्रांसफर करोगे इस बात को। अब यहां से ब्लैक ट्रांसफर होगा उसके लिए ब्लैक बॉल निकलना पड़ेगा, ठीक है। और ब्लैक बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी इस सिचुएशन में कितना रहेगा सोचो, 4/7 मेरे ख्याल में, ठीक है। अभी ब्लैक बॉल अगर ट्रांसफर हुआ तो सेकंड बैग का जो कॉम्पोजिशन है वो इस टाइप का हो गया होगा। अब आप देख लो कि इसमें 4 बॉल रेड है और 6 बॉल क्या है आपका ब्लैक, तो टोटल बॉल कितना है 10, उसमें से रेड कितना है 4, तो हमको तो रेड ही निकालना है सेकंड अटेम्प्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 4/10 प्लस R2 का मीनिंग क्या है कि ट्रांसफर जो किया वो रेड होगा, ट्रांसफर्ड बॉल रेड का प्रोबेबिलिटी आई थिंक 3/7, ट्रांसफर करने के बाद नया कॉम्पोजिशन ये वाला, इस सिचुएशन में रेड कितना है 5, टोटल कितना है 10, तो क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में 5/10। और ऊपर कौन सा आएगा, ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में फर्स्ट वाला, तो कितना आ जाएगा देखो 4/7 इंटू 4/10, ठीक है। फिर मेरे को लगता है कि 7/10 तो सब में कॉमन है, हट ही जाएगा यहाँ से। अब अल्टीमेटली ऊपर मिल रहा है आपको शायद से 16, नीचे मिल रहा है 16 + 15, सब मिला के 16/31, ये आंसर। देखो आगे बढ़ रहे हैं फिर यहां से, नंबर 9 गो थ्रू करो एक बार। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लोन्स सैंक्शनड बाय अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ अ बैंक अंडर डिफरेंट हेड्स एंड परसेंटेज ऑफ डिफॉल्टर्स इन ईच कैटेगरी इज गिवन बिलो। मतलब ये सारा का सारा कैटेगरी है, इसमें इतना लोन अप्रूव हुआ था जिसमें से इतना % डिफॉल्टर हो गया, मतलब वो लोन रिपे नहीं कर पाया।
फिर आगे क्या है देखो, इफ द लोन एप्लीकेशन इज पिक्ड फ्रॉम एट रैंडम फॉर रिव्यू इज फाउंड टू बी ऑफ पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड, मतलब डिफॉल्ट तो हो गया है इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एप्लीकेशन वाज फॉर कार लोन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में W क्या होगा, द पर्सन डिफॉल्टेड, ठीक है। R1 क्या होगा, पर्सनल लोन, R2 एजुकेशन लोन, R3 हाउसिंग लोन, R4 कार लोन, ठीक है। लिखो W इज इक्वल्स टू द पर्सन डिफॉल्टेड, W इज इक्वल्स टू द पर्सन डिफॉल्टेड, याद दिया हुआ ना, इट इज अ पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड। R1 इज इक्वल्स टू पर्सनल लोन, R2 इज इक्वल्स टू एजुकेशनल लोन, R3 हाउसिंग लोन, R4 कार लोन, ठीक है। अब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना, नीचे आप क्या बनाते थे, रिकॉल करो, टोटल बनाते थे। टोटल कैसे बनाते थे, पहले आप R1 का प्रोबेबिलिटी लिखते थे, राइट। R1 का मीनिंग क्या आपके लिए, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का बंदा कितना है, 15, और टोटल कितना है सोचो, 15, 20, 30, 40 मेरे ख्याल, ठीक है। तो जो बंदा आप पिक करोगे वो पर्सनल लोन की कैटेगरी का होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल बाय टोटल 15/40। तो ये पार्ट आ गया आपके 15/40। एक बार लिखना मत, ध्यान से सुनते जाना, ये क्या है R1। फिर आप क्या लिखोगे, W/R। W/R1 का मीनिंग क्या होगा कि पर्सनल लोन की कैटेगरी का आदमी डिफॉल्ट कर रहा है। अब पर्सनल लोन की कैटेगरी का आदमी डिफॉल्ट करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 3%, तो इंटू 3/100। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, एजुकेशन लोन में 5/40 इंटू कितना, मेरे ख्याल में 1/100। फिर नेक्स्ट 10/40 इंटू 2/100। नेक्स्ट 10/40 इंटू 5/100। ऊपर कौन सा जाएगा, लास्ट वाला कार लोन वाला ना, तो 10/40 इंटू 5/100, ये आपका आंसर 5/11। देख लो 11 की 12 लिख देता हूं मैं एक बार। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर देखो इसको, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। इसका मतलब कि एक डाइस उछाला जाएगा और रिजल्ट क्या क्या आ सकता है बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे का डिजाइन क्या बोल रहा है कि इफ शी गेट्स 1 और 2 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। मतलब अगर 1 या 2 में से कोई रिजल्ट आएगा ना, तो इसका स्वागत हम एक कॉइन को 3 बार उछाल के करेंगे। तो मैं एक तरीके से 3 कॉइन लिख दूं यहाँ पे, एक कॉइन को 3 बार मतलब 3 कॉइन, ठीक है। और अगर उसको 3, 4, 5 या 6 मिला है, देन शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर इट इज अ हेड और टेल, ठीक है। तो इन सारे पे क्या करोगे आप, एक ही कॉइन उछालोगे। यहां तक का डिजाइन समझ में आ रहा होगा। आगे ये बोल रहा है कि इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब जो भी किया लेकिन अंत में हुआ क्या कि उसको एक ही हेड मिल पाया। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्री 4, 5 और 6 विद दैट, ठीक है। डिजाइन बनाते हैं थोड़ा सा, आप लिखो पहले, W इज इक्वल्स टू शी गॉट एग्जैक्टली 1 हेड। W इज इक्वल्स टू शी गॉट एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। W is equals to she got exactly 1 head. R1 is equals to, अब एक बार थोड़ा समझो, exactly 1 head इसमें भी आ सकता है कि एक ही सिक्का उछाला, हेड आया, बात खत्म। और ऐसा भी हो सकता है कि उछाला तो 3 बार कोई बात नहीं, लेकिन हेड इनमें से किसी एक बार ही आ पाया, बाकी दोनों बार मानो कि टेल आ गया। आया बात समझ। तो एक हेड तो इस रास्ते से भी आ सकता है और एक हेड तो इस रास्ते से भी आ सकता है। आया बात समझ। तो रास्ता आपका क्या होगा, R1 विल बी कि she got 1 or 2 on dice and R2 will be she got 3, 4, 5, 6 on the dice. लिखो R1 is equals to she got 1 or 2 on the dice and R2 is equals to she got 3, 4, 5, 6 on the dice, ठीक है। चलेगा मेरे ख्याल में। अब जो मैं लिखूंगा इसको आप एक बार कॉपी मत करना, अच्छे से सुनते जाना पर, ठीक है। एक बार फॉर्मूला थोड़ा सा रिकॉल करो तो। सबसे पहले डिनोमिनेटर में यहां क्या आता था, P of R1। आपका R1 क्या है आराम से सोचो,
मतलब 1 या 2 हिट करना डाइस पे, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इसमें आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, चलेगा। अगर आप गलती से 1 या 2 हिट कर दी डाइस पे, तो आप कितने सिक्के से स्वागत करेंगे उस सिचुएशन में? 3 सिक्के से। लेकिन 3 सिक्के में आपको तो एक ही हेड चाहिए। सिक्का भले ही आप 3 उछालोगे, लेकिन हेड तो आपको एक ही चाहिए। तो आपको सोचना है कि 3 सिक्के में एक हेड का अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। ये मैं आपको रफ में दिखा रहा हूं। मेरे ख्याल में एच टी टी और क्या हो सकता है? टी एच टी और क्या हो सकता है? टी टी एच। अब सोचना ध्यान से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और सब ऑप्शनल है मेरे लिए, तो बीच में क्या लगाऊंगा? प्लस। फिर इसका जब इंडिविजुअली देखूंगा तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने का प्रोबेबिलिटी हाफ। ये छोड़ो, इतना क्यों मैं दिमाग लगा रहा हूं। आप एक काम ये सोचो, 3 सिक्के का डायरेक्टली आपको वो याद है, सैंपल स्पेस, ठीक है ना? मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपके दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ेगा। आप बेटर है कि 3 सिक्के का सीधा सैंपल स्पेस याद करो। उसमें कितना आउटकम था? 8 आउटकम था उसके अंदर में, और फेवरेबल आउटकम आपके एक हेड वाला 3 ही होगा, जो 3 में दिखा रहा था आपको यहाँ पे। आया बात समझ? लिखा हुआ छोड़ देता हूँ, यही 3 आपके फेवरेबल है। तो टोटल आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3 सिक्का उछाल के एक हेड पाने का प्रोबेबिलिटी 3/8, करेक्ट। ऐसे भर देते हैं इसको, चलेगा। व्हाट इज R2? Why it is 4/6? Because R2 means getting 3, 4, 5 या फिर 6, इसीलिए it should be 4/6 into ये होने से एक ही सिक्का उछलेगा और उसपे एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ। आया बात समझ? ऊपर कौन जाएगा? वो वाला 4/6 इंटू हाफ। सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर। मेरे ख्याल में सारा तो नहीं कटेगा इसमें, 6, 6, 6 ये स्वाहा हो जाएगा। फिर मेरे ख्याल में एक 2 ये भी कट के मान लो कि 4 कर लो इसको, और ये 2 स्वाहा। फिर बचेगा ऊपर आपके पास में 4, और नीचे ये 2 और ये 4 काटोगे तो शायद 2। तो आई थिंक 3/2 + 4 8, 11 और 2 ऊपर, तो इंटू 2/11 मेरे ख्याल में 8/11 होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देख रहे हैं 11 नंबर। इस पे तो आप 5 स्टार लगा ही लो, मतलब पूरा पूरा उम्मीद है कि ये भी आ सकता है। पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहा है कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। इसका मतलब सच बोलने का प्रोबेबिलिटी इमीडिएटली कितना हो गया मेरे लिए? 3/4। और बाकी झूठ बोलने का क्या हो जाएगा? 1/4। 3/4 इसका, और झूठ का हो जाएगा 1/4। आगे ये बोलता है कि ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। ये है आपका W। उसने डाइस उछाला, जाके बोल दिया कि 6 आए। अभी देखो ऐसे क्या है कि ह्यूमन नेचर है कि हम जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। हो सकता है कि 6 आया हो सकता है कि 6 ना आया हो, बट दोनों ही सीन में वो जाके रिपोर्ट तो कर ही सकता है ना कि हाँ 6 आ गया। आया बात समझ? तो W मीन्स कि रिपोर्ट किया है उसने कि 6 आया है, लेकिन असली में 6 आया भी हो सकता है और असली में 6 नहीं भी आया हो सकता है। अब आप खुद से एक चीज सोचो थोड़ा सा, कि मान लो कि मैंने डाइस उछाला, जाके मैंने रिपोर्ट कर दिया कि 6 आया है। अब अगर असली में 6 आया होगा और मैं रिपोर्ट भी कर रहा हूं कि 6 आया, मतलब मैं सच बोल रहा हूं। और असली में अगर 6 नहीं आया होगा, स्टिल आई एम रिपोर्टिंग कि 6 आया है, दैट मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं। आया बात समझ? तो आपका R1 R2 इसमें क्या हो जाएगा सोचो। W है कि रिपोर्ट तो किया मैंने कि 6। R1 हो सकता है कि मैं सच बोल रहा था, और R2 हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा था। आया बात समझ? चलेगा ना? बाकी फिर मैं बता देता हूं आपको, इतना लिख लो पहले। W इज इक्वल्स टू he reports that it is 6. He reports that it is 6. He reports that it is 6. R1 is equals to क्या? He is speaking truth. He is speaking truth. R2 is equals to he is lying. चलेगा यहां तक? अब 2 मिनट बोर्ड पर देखो, कुछ लिखना मत, आप मेरे को मीनिंग बताने का ट्राई करो, और आप जैसे जैसे मीनिंग बताते जाओगे क्वेश्चन आपको वैसे वैसे उतना अच्छे से क्लियर होते जाएगा। R1 का मीनिंग, नंबर नहीं चाहिए मेरे को, डेफिनेशन चाहिए। सच बोल रहा है, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/4। फिर इसके साथ चिपकाया जाता था W/R1, कि उसने रिपोर्ट किया कि 6 है और वो सच बोल रहा है। अब आप सोचो कि वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 है और वो सच भी बोल रहा है, ये कब होगा? जब वो डाइस उछाल के असली में 6 आएगा, और असली में 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/6। इसीलिए W/R1 का वैल्यू 1/6। ओके। व्हाट इज R2? कि वो झूठ बोलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4।
और W/R2 का मतलब कि उसने झूठ बोला और उसने रिपोर्ट किया कि 6 है। ये कब हुआ होगा? जब 6 एक्चुअली नहीं आया होगा, बट फिर भी उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया। आया बात समझ? उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 250 उछाल के? 5/6। तो इंटू में क्या चला जाएगा आपके पास में? 5/6। फिर नीचे से 4 6 4 6 4 6 और ऊपर क्या चाहिए? इट वॉज एक्चुअली a 6, एक्चुअली 6 सच वाला सिचुएशन। तो 3/4 इंटू 1/6, 4 6 यहां से भी स्वाहा, तो 3/8 आपका आंसर। ठीक है, अच्छा देखो चलते हैं आगे, फिर पढ़ो इसको। अच्छा देखो एक सेकेंड, ये 12 नंबर और 13 नंबर एक सा ही है, ठीक है ना, लेकिन 13 नंबर थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, तो पहले हम 13 ही कर लेते, फिर 12 आपको ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो पहले आप 13 को पढ़िए, 12 को हम इसके बाद करें। पढ़िए अच्छे से। देखो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले एक मैं ऐसे फालतू बात करूंगा आप लोगों के साथ में। एक मूवी था, मुझे नाम याद नहीं है उसका, गोविंदा उसमें हीरो रहता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही करप्ट इंस्पेक्टर टाइप रहता है, मतलब जहां से मिले उसको, कहीं से 5 रुपए मिले वो भी वो घूस खाता है, 50 रुपए मिले वो भी वो घूस खाता है, और सारा गुंडा और जितना भी मतलब आवारागर्द आदमी होता है सबका एकदम गहन मित्र, ठीक है, वो गोविंदा रहता है। फिर सडनली एक दिन क्या होता है कि रूटीन चेकअप होता है सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है ना। तो रूटीन चेकअप के तहत जो है वो उसको सडनली एक रिपोर्ट मिलता है कि तुमको ब्लड कैंसर है, गोविंदा को मिलता है। अब सडनली वो ब्लड कैंसर का जो उसको रिपोर्ट मिला रहता है ना कि उसको है, और उसको पता चल जाता है कि 2 महीने में वो मरने वाला है, तो अचानक से क्या होता है कि वो जितना भी उसका पुराना काला करतूत रहता है सबको इमीडिएटली बंद, और वो सडनली बहुत ईमानदार हो जाता है। अब वो सबको पकड़ने लगता है, तो जितना भी गुंडा लोग रहता है सब सोचता है कि क्या हो गया इसको, पता नहीं, और सबका ये सडनली दुश्मन हो जाता है। ये सोचता है कि बहुत पाप हम कर ही लिए हैं, अब हमको मरना ही है, तो चलो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक करके हम मरता है। ऐसा करते करते उसको 1 महीना हो जाता है, एंड ऑलरेडी वो अपना बहुत सारा दुश्मन बना चुका होता है। सब लोग सोचता है कि मार ही देता है इसको, पहले ठीक था, घूस घूस खा लेता था, सबका काम चल रहा था, अब तो ये ईमानदार हो गया। देखिए 1 महीना ऐसा हो गया, सब अब उसका दुश्मन बन गया जो पहले उसका दोस्त था। फिर उसको एक बात पता चलता है कि उसको ब्लड कैंसर एक्चुअली नहीं हुआ। क्या था पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट बनाने के लिए सबका सैंपल लिया जा रहा था ना, मान लो कि ऐसा कुछ बॉटल के अंदर में भर के, बॉटल भी ठीक से नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसका और उसका फ्रेंड का जो सैंपल है वो एक्सचेंज हो गया। मतलब ब्लड टेस्ट लिया कैसे जाता है कि आपका ब्लड एक इंजेक्शन से निकाला, एक शीशी में से डाला और यहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया, या तो आपके नाम का या आपके रोल नंबर का या कोई चीज का। आया बात समझ? उसके दोस्त को ब्लड कैंसर रहता है और वो जानबूझ के क्या करता है कि स्टिकर एक्सचेंज कर लेता है उसका दोस्त। ये बात उसको 1 महीने के बाद पता चलता है और फिर उसका जिंदगी जानूम हो जाता है। उन्हें पैसा भी है, लोग भी पीछे पड़ा हुआ मारने के लिए। अभी ये एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रहा था, ये मैं इसलिए बता रहा था, जनरली क्या होता है कि एक परसेप्शन हम लोग को रहता है, ठीक है ना, कि कोई भी अगर मान लो कि ऐसे कुछ एजेंसी है, बहुत सारा डायग्नोस्टिक सेंटर्स होता है, ठीक है ना, हम जाके अपना ब्लड टेस्ट या कोई भी टाइप का टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ आ जाता है, हम सडनली पैनिक कर जाते हैं कि अरे यार रिपोर्ट में ऐसा आ गया, और फिर हमको लगता है कि अच्छा ये सब प्रॉब्लम हमको एक्चुअली में है। बट देखो ऐसा है कि वो लोग भी समझ रहे ना कि नेक्स्ट लेवल मतलब क्या है कि प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनका भी ये जो तामझाम है ये इतना आप समझो कि मतलब 100% इफेक्टिव नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपको रिपोर्ट में कुछ पता चला कि आपको ये बीमारी है, और पता चले कि मतलब जिस मशीन में वो टेस्ट कर रहा था वो मशीन ही 50 साल पुराना है और मशीन ठीक से रिजल्ट दे ही नहीं पा रहा, इसीलिए आपको वो दिखा रहा है कि मतलब आपको ये प्रॉब्लम। तो कभी भी जब भी आपको डायग्नोसिस में कुछ भी ऐसा मिले तो आपको कम से कम 5 जगह 6 जगह पैसा खर्चा करके वो रिपोर्ट्स लेना चाहिए, और हर जगह के रिपोर्ट्स अगर आपको सिमिलर चीज मिल रहा है ना कि अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम तुमको है, तब आप मानो कि हाँ ये प्रॉब्लम हमको है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है एक लैब के टेस्टिंग पे आप कभी भी ट्रस्ट मत करो, क्योंकि 500 चीज इन्वॉल्व है। होता क्या देखो, मान लो कि मैं ब्लड टेस्ट के लिए जाना चाहता हूँ, अब मैं गया, मैं नहीं जानता कि मेरा ब्लड वहां से निकाल कौन रहा है, निकालने के बाद में वो स्टोर कैसे किया जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ब्लड सैंपल लेके यहाँ से सपोज करो कलकत्ता या दिल्ली या बॉम्बे भेजना है उसको, तो रास्ते में भी हो सकता है कि कभी कभार मान लो कि आपका ब्लड लिया, एक मानो कि वो किसी टेस्ट ट्यूब में कैरी कर रहा था उसको, और वो टेस्ट ट्यूब रास्ते में फट गया, उस ब्लड टेस्ट का मान लो कि कॉस्ट था 20,000 रुपए। अब कंपनी थोड़े आके आपको बताएगा कि आपका जो ब्लड है वो फट गया और 20,000 रुपए वापस लीजिए, इतना ईमानदार तो वो लोग होता नहीं। तो वो क्या करेगा कि आपके एज ग्रुप का जो रैंडम एक रिपोर्ट होता है कुछ भी बना के आपको दे देगा। हमको आपको पता ही नहीं कि टेस्टिंग कहाँ हुआ, हमारे आंख के सामने थोड़ी होता है टेस्टिंग। लॉजिक समझ में आ रहा है?
तो कहना मेरा बस इतना ही है कि कोई भी लैब के रिपोर्ट पे हम कभी भी 100% फेथ शो नहीं कर सकते, और उसी वाले आइडिया पे बेस करके ये वाला क्वेश्चन डेवलप हुआ है। अब आओ क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, शायद ज्यादा कुछ समझ में आएगा आप लोग को। ये कहता है देखो कि ऑफ द पीपल हैविंग HIV, जिनको एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, उसमें से 90% लोगों के ये टेस्ट जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। और डिटेक्ट हो जाता है मतलब अगर उनको असली में था तो डिटेक्ट होने का मतलब क्या होगा कि उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। 10% इनमें भी ऐसा है कि जो लोग टेस्ट कराने के बावजूद भी इनका डिटेक्ट नहीं हो पाता। मतलब एक्चुअली जिनको HIV है उसमें से 90% के पॉजिटिव आएगा और 10% की रिपोर्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा असली में, लेकिन उसको है। क्लियर मेरे ख्याल में। और जिनको HIV नहीं है, ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV, उसमें से 99% के आता है नेगेटिव, और नेगेटिव आना भी चाहिए था, जब है ही नहीं तो कहां से आएगा, तो 99% के भी आता है नेगेटिव। और इसमें भी 1% के वो गोविंदा वाला सीन होता है कि दे आर डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव, है नहीं लेकिन रिपोर्ट शो कर रहा है कि भाई तुमको तो है। आया बात समझ। आगे हमको बोला जा रहा है कि एक सिटी है जिसके अंदर में एक्चुअली बस इतने ही लोगों को HIV है, ठीक है ना। 1 person is chosen at random, given the HIV test and diagnosed as HIV positive. What is the probability that the person actually have HIV? ठीक है ना। तो पहले इस सिटी का मैं चार्ट बनाता हूं, एंड इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा अनवांटेड इंफॉर्मेशन से आपको फ्लड कर दिया, तो आपको एकदम बगला की तरह ध्यान लगा के सोचना होगा कौन सा मेरे काम का है और वो वाला काम का इंफॉर्मेशन आपको कबाड़ के निकालना होगा। क्लियर। तो एक फ्लो चार्ट में बनाना चाहूंगा। सिटी के अंदर में टोटल पॉपुलेशन 100%, असली में HIV किसको है HIV, और फिर इसका उल्टा डोंट हैव HIV। ठीक है, बोलो तो इसमें कितना आएगा 0.1%, और टोटल अगर 100% है तो इसमें कितना आएगा 99.9%। इस कैटेगरी का कोई बंदा जब टेस्टिंग के लिए जाएगा तो क्या होगा, क्या हमको दिया हुआ है कि असली में अगर है तो 90% चांस है कि पॉजिटिव और 10% चांस है कि निगेटिव। तो ये अगर टेस्ट कराने के लिए जाता है तो 90% चांस है कि इसका रिपोर्ट आएगा पॉजिटिव और 10% चांस है कि इसका रिपोर्ट आएगा नेगेटिव। ये बात समझ में आया। और ये जब टेस्टिंग के लिए जाता है तो क्या सीन है, तो 99% चांस है कि इसका रिपोर्ट आएगा नेगेटिव और 1% चांस है कि गलती से इसका भी रिपोर्ट आ जाएगा पॉजिटिव। ये इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ, देखो आया समझ कि नहीं आया समझ। ठीक है, तो ये तो मैंने बस इंफॉर्मेशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया। अब अगर हम सवाल का सोचेंगे, सवाल बोल क्या रहा है, तो सवाल बोल रहा है कि उस शहर से एक रैंडम बंदे को पकड़ा और जाके उसका HIV टेस्ट कराया और करा के रिपोर्ट क्या मिला है हमको, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा W। ठीक है, R1 R2 का मैं बात करूं तो जब शहर से बंदा पकड़ोगे तो हो सकता है कि इस कैटेगरी का पकड़ लोगे या फिर इस कैटेगरी का पकड़ लोगे। तो R1 आपका क्या हो जाएगा कि असली में HIV था, R2 क्या हो जाएगा कि असली में HIV नहीं था। उसके हिसाब से हम डेवलप कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, लिखो W person has HIV, W person has HIV, R1 अच्छा नहीं गलत बोल दिया, नहीं पर्सन इज रिपोर्टेड पॉजिटिव, ऐसा लिखो पर्सन इज रिपोर्टेड पॉजिटिव। और रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब पॉजिटिव होगा ये जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको गोविंदा वाले एग्जांपल से समझाने का ट्राई किया, बाद में पता चल सकता है कि मतलब आपको नहीं था। W is equals to person is reported positive, R1 is equals to he actually has HIV, R1 is equals to he actually has HIV, R2 is equals to he does not have HIV, R2 is equals to he does not have HIV। चलेगा यहां तक। अब धीरे धीरे ना हम अपना फॉर्मूला डेवलप करने का ट्राई करते हैं एंड लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेकार था। बता दो सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या लिखते थे, P of R1 का वैल्यू, R1 का मीनिंग क्या है यहाँ, हाँ ठीक बोल रहे हो, एक्चुअली हैज HIV। तो एक्चुअली हैज HIV तो ये कैटेगरी, तो होने का प्रोबेबिलिटी इतना, तो 0.1 by 100, क्योंकि 0.1 तो यहाँ का वैल्यू और परसेंटेज के बदले by 100। उसके बाद में W by R1 का मीनिंग सोचो, HIV असली में था, रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आया, तो जिसको था उसका रिपोर्ट पॉजिटिव 90%, तो इनटू 90/100 चलेगा मेरे ख्याल में। R2 का मीनिंग बताओ, R2 का मीनिंग HIV नहीं, HIV नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 99.9/100। ठीक है, और HIV नहीं है फिर भी
W/R2 का मतलब क्या होगा कि HIV तो नहीं है बट फिर भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/100। ऊपर कौन सा जाएगा, असली में है 0.1/100 इंटू 90/100, ठीक है। अब आप देखो कि फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये बेकार इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ था, ये नेगेटिव वाला इंफॉर्मेशन आपके लिए बेकार था इस सिचुएशन, इसका कोई काम नहीं था, ठीक है। मैं अगर आपका टीचर होता तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाते समय यही पढ़ाता, और जब मैं एग्जाम में सवाल फ्रेम करता ना तो मैं इस पॉजिटिव का काट के मैं नेगेटिव कर देता। एंड आई एम श्योर कि क्लास के 99.99% स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में मैं अगर ये काट के यहाँ नेगेटिव कर दूं तो आप बताओ तो आंसर में क्या चेंज आएगा, ये पार्ट सेम, इसके जगह पे ये वाला, और इसके जगह पे ये वाला, ये चेंजेस करना पड़ेगा आपको। आया बात समझ, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। हालांकि टीचर इतना बदमाशी करते नहीं, ठीक है, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही पूछ लेते, पूछना होता है तो। बाकी आप जो है वो सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि अल्टीमेटली पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है कि नेगेटिव रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। कर ले, सो कॉपी कर लो, और फाइनल आंसर किसी का आए तो बताओ। 90/, ठीक है, 10/120, ठीक है। ये होने के बाद में आप लोग 12 नंबर वाला खुद से ट्राई कीजिए, तो करिए फटाफट। लिखो W इज इक्वल्स टू इफ 2% व्हाट इज द परसेंट, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, रुको। A lab blood test इतना effective in detecting certain disease when it is in fact present. However, the test also yields false positive result for this much healthy person. 0.2% of the population actually has the disease. हाँ, given that test is positive, लिखो W is equals to, सेम ही है ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन, और इसमें भी मतलब कुछ बीमारी का नाम ले लेना चाहिए तो अच्छा रहता, ठीक है। लेकिन W लिखो, टेस्ट इज पॉजिटिव, R1 लिखो, he has the disease, R2 लिखूं, he does not have the disease, R2 is equals to he does not have the disease। अब एकदम आराम से धीरे धीरे, है ना। फॉर्मूला में सबसे पहला पार्ट रिकॉल करो कि क्या होता था, R1 का प्रोबेबिलिटी, R1 का डेफिनेशन देखो, एक्चुअली हैज द डिजीज, ये रहा वो लाइन कि 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0.2 डिवाइडेड बाई 100। फिर अगर असली में उसको होगा तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसके लिए 99% इफेक्टिव है, ठीक है, तो इनटू 99/100, ठीक है, प्लस अभी इतना लोगों को यदि डिजीज एक्चुअली में है तो कितना लोगों को डिजीज नहीं है, 90.8, ठीक है, तो 99.8 अपॉन 100। और ये लोग जब टेस्टिंग के लिए जाएगा तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कितने लोगों का है, 0.5% का, तो 0.5 अपॉन 100, ऊपर कौन सा कि असली में है डिजीज, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू 99 अपॉन 100, ठीक है ना, 100 100 100 100 100 100 100, क्या आंसर 198,697। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा साइज बड़ा है इसका, अच्छे से पढ़ो, देखना ध्यान से। इस सवाल में मोटा मोटा मेरे हिसाब से ये बोला हुआ है कि एक इंसान एग्जाम में जाके 3 काम कर सकता है, तुक्का मार सकता है, छाप सकता है, या फिर वो पढ़ के जा सकता है, उसको आंसर आता हो, ठीक है ना। तुक्का मारना, छापना और आंसर आता होगा। तुक्का मारना, छापना आपको हो सकता है कि एक सा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है। तुक्का मारने में आप किसी की कॉपी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बस खुद ही सोच रहे हैं, लगा रहे हैं कुछ भी। और दूसरे वाले में क्या है कि सामने वाला गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है, आपको तो पता ही नहीं है, तो आप बस छाप रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन हो सकता है। आगे सवाल क्या कह रहा है देखो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम डील कर रहे हैं जिसके पास में 4 चॉइसेस है और जिसमें से कोई एक ही राइट है, बढ़िया बात है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस, मतलब तुक्का मारेगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज करेक्ट इज 1/9, मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा इंफॉर्मेशन है। यह है कि छापते समय उसका आंसर राइट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी आपको 1/9 दिया हुआ।
फिर द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा गलत पढ़ लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/9। ठीक है, तुक्का मारेगा 1/6, छापेगा इसका प्रोबेबिलिटी है 1/9 छापने का, और फिर नोज द आंसर, वो हम सोचेंगे उसके बारे में। द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज इतना। ये एक तरीके से ध्यान से सोचोगे तो मेरे ख्याल में W/R2 है। मैं समझा दूंगा, टेंशन एक बार बस पढ़ के रीड करके कंप्लीट कर लूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। चलो मैं पूरा का पूरा एक बार और शॉर्ट में बताता हूं आपको। छाप सकता था, सॉरी तुक्का मार सकता था, छाप सकता था और जान सकता था। तुक्का मारेगा इसका प्रोबेबिलिटी है 1/6, मतलब R1 का प्रोबेबिलिटी 1/6। छापेगा उसका प्रोबेबिलिटी है 1/9, यानी कि R2 का प्रोबेबिलिटी 1/9। R3 का प्रोबेबिलिटी आप देखो मिसिंग है, लेकिन फिर कॉमन सेंस हम यूज कर सकते हैं कि अगर तुक्का मारने का ये है, छापने का ये है, तो जानने का होगा 1 - 1/6 - 1/9, क्योंकि यही तीन काम में से कोई ये काम तो करेगा वो। आया बात समझ? तो R3 का प्रोबेबिलिटी वैसे अलग से हमको निकालना पड़ेगा। फिर क्या है कि यदि तुक्का मार रहा है और MCQ है, 4 ऑप्शन है, तो तुक्का राइट होगा इसका तरीका 1/4, क्योंकि कोई एक राइट होगा बाकी 3 रॉन्ग होगा। आया बात समझ? तो फेवरेबल 1, टोटल ऑप्शन 4। फिर अगर छापा है किसी से तब उसका राइट होगा इसका प्रोबेबिलिटी 1/8, और अगर उसको आंसर आता था तो उसका आंसर राइट होगा इसका प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, एक बार फिर बोलूं कि हो जाएगा? बोलता हूं, आप लोग लिखे भी लो। लिखो W = W क्या होगा बताओ? आंसर तो राइट था उसका। W = he answered correctly। W = he answered correctly। फिर नीचे लिखो R1 = he guesses। R1 = he guesses। R2 = he copies, and R3 = he knows। R3 = he knows। फिर नीचे लिखो P of R1 is equals to 1/6। P of R1 is equals to 1/6। P of R2 is equals to 1/9। P of R2 is equals to 1/9, and P of R3 is equals to 1 - 1/6 - 1/9। कितना आ रहा है? 13/18। This is equals to 13/18। अब आओ फॉर्मूला बनाते हैं। सोचना ध्यान से, पहले यहां पर क्या भरोगे? R1 का प्रोबेबिलिटी, वो कितना है? 1/6। फिर बगल में क्या भरोगे? W/R1 का प्रोबेबिलिटी। एक बार W/R1 का मीनिंग सोचो कि तुक्का मारा है और आंसर राइट हुआ है। तुक्का मार के आंसर राइट करने के लिए बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से एक राइट है, तो फेवरेबल बाय टोटल 1/4, तो यहां आ जाएगा 1/4। फिर नेक्स्ट वाला R2 का प्रोबेबिलिटी, यानी कि छापने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/9। सोचना ध्यान से, छापने का प्रोबेबिलिटी 1/9 और छापा हुआ आंसर राइट हो इसका प्रोबेबिलिटी 1/8, तो इनटू में चला जाएगा 1/8। फिर आपने निकाला मेहनत करके कि उसको आता होगा इसका प्रोबेबिलिटी 13/8, 18 ना, और अगर आता होगा फिर राइट होगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1, नहीं 1/4 की। अगर आता ही है मेरे को तो फिर मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर ही मानूंगा ना, उस टाइम पर 1। और ऊपर कौन सा चला जाएगा? न्यू द आंसर, थर्ड वाला। देखो कभी भी कोई चीज के लिए अगर ऐसा बोल देना कि वो आंसर उसको आता ही था, तो इसका प्रोबेबिलिटी आप बाय डिफॉल्ट 1 ही मान के चलोगे, क्योंकि अगर आता है तब तो राइट करेगा ही, पक्का बात है, श्योर इवेंट है। तो गेस में 1/4, क्योंकि तुक्का मार रहा, अब तुक्का राइट भी बैठ सकता है, रॉन्ग भी बैठ सकता है। ठीक है, कर लो कॉपी इसको, और आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? काफी बढ़िया कैलकुलेशन होगा इसमें, शायद करो करके देखो कितना है। 13/14 आना चाहिए ना। This is equals to 13/14। कोई नहीं, चलो मैं करके दिखा देता हूं। एक बार नीचे देखना, ये 24, ये वाला 72 और ये वाला 18, राइट? एलसीएम आपका आ जाएगा मेरे ख्याल में 72, चलेगा? ऊपर मेरे ख्याल में 24 है तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 72 है तो मेरे ख्याल में 1, और प्लस 18 है तो मेरे ख्याल में कितना? 4 क्या? अच्छा हाँ सॉरी, 4 × 13, ठीक है ठीक है सही। और ऊपर 13/18, फिर 18 और 72 काट के मेरे ख्याल में कितना? 4 इज इक्वल टू 13
इंटू 4 अपॉन में 52, 53 और 56, 56। और फिर ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 4 और 56 कटेगा 14, 13/14। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। टोटल कार्ड कितना होता है अपने पास 52, उसमें से क्या हो गया, एक कार्ड खो गया। अब जो ये खोया है कौन है वो पता नहीं, हमको नहीं पता कौन सा खोया। तो खोने वाला कार्ड क्या क्या हो सकता है सोचो, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट्स, ये सब खो सकता है। क्लब मतलब कौन था, चिड़ी ना, ऐसा। स्पेड मतलब काला पान, डायमंड मतलब दिल, और दिल यहां, ठीक है। अभी थोड़ा सोचिएगा ध्यान से कि अगर सच में आपके ये कार्ड खो गया है तो टोटल कार्ड आपके पास में बचा हुआ कितना होगा 51 इस रास्ते में। और अब कॉम्पोजिशन दिमाग में रखना कि उसमें से एक क्लब कम हो गया। अगर ये कार्ड खोया है तो फिर से आपके पास कार्ड है 51 कॉम्पोजिशन, लेकिन इस सिचुएशन से अलग होगा इसका। फिर इसमें 51 ही बचेगा, कॉम्पोजिशन अलग होगा, और इसमें भी 51 ही बचेगा और कॉम्पोजिशन अलग होगा, ठीक है ना। तो हमको बोला कि 52 कार्ड था, उसमें से एक कार्ड खो गया, ये सारा पॉसिबिलिटी है एक कार्ड को घुमाने का, ठीक है ना। घुमाने के बाद में मेरे को बोला कि ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ क्लब। मतलब इसके बाद में 2 क्लब निकाला गया, इसके बाद भी 2 क्लब ही निकाला गया, इसके बाद भी 2 क्लब निकाला गया, और लास्ट वाले के बाद में भी निकला तो 2 क्लब ही, ठीक है ना। और 2 क्लब जो निकला है वो कंफर्म है कि हाँ निकल ही गया है, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ क्लब, मतलब इस सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा। अब आपका W होगा, लिखो मैं बताता हूं। बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर क्लब, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर क्लब। R1 is equals to lost card is a club, R2 is equals to lost card is a spade। मैं एक बार 4 में बना लेता हूं, मैं वो वाला भी बता दूंगा, ठीक है। नॉट अ क्लब लेके कर सकते हैं, कंफ्यूज मत करो, पहले ऐसे कर लो फिर मैं वो वाला भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो। पहले आप 4 रास्ता से करो, फिर मैं 2 रास्ता से भी दिखाऊंगा। R1 इज इक्वल्स टू क्या बोला बताओ, लॉस्ट कार्ड इज अ क्लब। R2 इज इक्वल्स टू लॉस्ट कार्ड इज अ स्पेड। R3 इज इक्वल्स टू लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड एंड R4 इज इक्वल्स टू लॉस्ट कार्ड इज अ हार्ट, ठीक है, चलेगा। अभी थोड़ा ना ध्यान से काम करेंगे, आप कुछ लिखिएगा मत, आप बस वोकली ट्राई कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने। यहां क्या भरना चाहिए था हमको, R1। R1 क्या है पहले वो बताओ। क्लब का खो जाना, कितना क्लब का खो जाना, एक क्लब का खो जाना। क्लब कितना है टोटल 13, टोटल कार्ड कितना है 52, तो एक क्लब का खोने का प्रोबेबिलिटी 13/52। एक ऐसे खो सकता है, एक क्लब खोना है ना, तो एक क्लब खोने का प्रोबेबिलिटी 13/52, डन। इसके बाद में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यहां पर क्या, नंबर मत बताइए, लॉजिक बताइएगा। मेरे ख्याल में W/R1, W/R1 का मतलब, R1 का मतलब एक कार्ड खोया, वो हम मान के चल रहे हैं कि हो गया, और W का मतलब कि उसके बाद 2 कार्ड क्लब का ही निकला। तो एक कार्ड क्लब का खोने के बाद में पहले सोचो कि टोटल कार्ड कितना है आपके हाथ में 51, टोटल कार्ड है 51 जिसमें क्लब कितना है 12, और उस 12 क्लब में से आप कितना निकालना चाहते हैं 2, ये समझ में आ रहा है। तो इसको आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो और चाहो तो आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। क्या लगा दूं बोलो, मैनुअली करोगे, दोनों क्लब एक ही केस बनेगा, तो ठीक है मैनुअली कर लो। क्या होगा बोलो, 12/51 इंटू 11/50। एक बार लिखना मत, सोचो कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। टेल मी अबाउट R2। R2 का डेफिनेशन क्या है, लॉस्ट कार्ड इज अ स्पीड। स्पीड कितना था आपके पूरे एक्चुअल सेट में 13, तो एक खोना अगर है तो 13/52 तो उसका भी प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। स्पीड खोने के बाद में यहां क्या मल्टीप्लाई करना था आप, W/R2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ W/R2, खोया कार्ड स्पेड, उसके बाद निकला 2 कार्ड क्लब। तो स्पेड अगर खोया तो टोटल कार्ड तो अभी भी 51 हो जाएगा, लेकिन क्लब मेरे पास में, जैसे पिछले बार एक क्लब ही खोया था तो क्लब का क्वांटिटी 12 हो गया था, फिर एक और निकाल लिया तो 11 हो गया। इस बार खोने वाला कार्ड कौन सा है, स्पेड। तो क्लब कितना है आपके 51 कार्ड्स में 13, इसलिए यहां पर क्या आएगा 13/51 इंटू 12/50। एंड सेम विल बी डन फॉर द अदर 2 सिचुएशंस। क्या हो जाएगा बताओ, 13 बोलो क्या 52 इंटू 13/51
इंटू 12/50 और एक और बार प्लस 13/52 इंटू 13/51 इंटू 12/50। ऊपर कौन सा जाएगा? फर्स्ट वाला, खोया हुआ कार्ड क्लब था, इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा हमसे, ये ऊपर चला जाएगा 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार पूरा सॉल्व मत करो, ध्यान से सुनना, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। पहले ये बताओ कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक कार्ड खोया, खोने का ये सारा का सारा रास्ता हो सकता है, और सारा खोने के बाद में हमने 2 ही क्लब निकाला, अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू डाल दिया है। अब इसको अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो यू विल फाइंड वन थिंग कि इन चारों में ये 13/52 वाला पार्ट कॉमन है। ये कॉमन ये क्या है? ये सारा ही मतलब क्या है कि सेम टू सेम ही है, मतलब सभी कॉमन है। देखो ना, ये भी सेम है, ये वाला भी सेम। अल्टीमेटली आप क्या कर सकते कि इसको डायरेक्टली मेरे ख्याल में आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते। सोच के देखो, ये तीनों नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है ना, तो अगर आप चाहो तो मेरे ख्याल में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा पहले वो देख लेते हैं, और उसके हिसाब से डिजाइन कैसे हो सकता था उस पर भी बात कर लेंगे। फिर नीचे मेरे ख्याल में इन सारे को कंबाइन करके यू कुड हैव मेड इट 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 एक पार्ट, प्लस 3 इंटू 13/52 इंटू 13/51 इंटू 12/50 एक पार्ट। ऊपर अभी भी रहता है आपके पास में 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50। देखो इन सारे को सेम नंबर था तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके हिसाब से जो है वो मेरे ख्याल में हम लोग R1 R2 ये सब को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया कि भाई 4 रास्ता हो सकता है, क्लब खो सकता है, स्पेड खो सकता है, डायमंड खो सकता है और हर्ट खो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा केस बन रहा है और एक ये 3 कंबाइन हो गया है। और सिंस आपको मेन इंटरेस्ट क्लब खोया कि नहीं खोया इस बात में है, तो डिजाइन के शुरुआत में ही आप अगर चाहते तो आप ना 2 ही रास्ता बनाते। आप बोलते कि ये तो क्लब खोया है और ये फिर नॉन क्लब खोया है। क्लब खोने का प्रोबेबिलिटी 13/52, नॉन क्लब खोने का प्रोबेबिलिटी 39/52, जो कि आपको यहां दिख जाएगा। आया बात समझ? और नॉन क्लब का कोई भी कार्ड खोए तो बाद में फिर 2 क्लब निकालने के लिए 13/51 इंटू 12/50। तो वैसे भी काम किया जा सकता है, लेकिन मेरा एडवाइजरी के छोड़ो, आप 4 तरीके से ही खो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में अगर कुछ ट्विस्ट करके भी आया तो आप इस तरीके से हैंडल कर पाएंगे उसको। ठीक है, बाकी हो सकता है कि आप 2 रास्ता से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। चलेगा? कर लो, कॉपी कर लो, और फाइनल आंसर किसी का आया तो बताओ। 11/50। लिखना W इज इक्वल्स टू drawn card is a speed. Drawn card is a speed. R1 is equals to both lost card, both R1 is equals to both lost card are speed. R2 is equals to both lost card are non-speed. R2 is equals to both lost card are non-speed, and R3 is equals to one lost card is speed and one is non-speed. One lost card is speed and one is non-speed. अच्छा यहाँ देखो, थोड़ा सा काम को इजी करने के लिए कुछ पार्ट्स में मैं कॉम्बिनेशन यूज कर लूंगा। ठीक है, आप बस मीनिंग एक बार मेरे को बताते जाओ। R1 का मतलब 2 कार्ड खोना है और दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? स्पेड होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन अगर यूज करके काम करेंगे ना, मैं नए पेज पे दिखा देता हूं, तो नीचे टोटल 2 कार्ड चुनने का तरीका 52C2 और स्पेड चुनने का तरीका 13C2। चलेगा? नहीं, आप ऐसे कर लो, बेटर रहेगा, क्योंकि बीच में एक पार्ट होगा कि मैनुअली करोगे तो फिर वो लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न से कर लेते हैं एक बार, क्लियर मेरे ख्याल में। और फिर इसके बाद में स्पेड खो गया आपका 2 अब आपके कार्ड का कॉम्पोजिशन क्या होगा? 50 कार्ड होगा आपके पास में, जिसमें से स्पेड भी क्वांटिटी में 2 कम होगा। तो स्पेड कितना है आपके पास में? 11, और कार्ड कितना है? 50। तो इस पार्ट में होना चाहिए मेरे ख्याल में 11/50। एक बार सुनते जाना। R2 का मीनिंग क्या है? दोनों लॉस्ट कार्ड जो है वो नॉन स्पेड मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर 52C2, यहां पर 39C2 और इंटू
इसमें होगा 13/50, क्योंकि स्पीड तो वैसा का वैसा ही है, बस तो कार्ड कम हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में एक स्पीड और एक क्या है, नॉन स्पीड, तो क्या होगा बताओ, नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में फिर से 52C2, ऊपर क्या आएगा बताओ, 39C1 इंटू 13C1, और इंटू एक स्पीड खोया है एक नॉन स्पीड खोया है, तो टोटल कार्ड तो 50 हो गया, स्पीड कितना है उसके अंदर में 12, ठीक है। तो इट विल बी 12/50, और ऊपर कौन सा भेजना है, ये दोनों स्पीड खोया है आपका, तो 13C2 बाय 52C2, ठीक है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, देखो 52C2 तो सब में से कट ही जाएगा, ठीक है, इंटू, अच्छा इंटू 11/50, फिर बाय 50 वाला पार्ट भी कट जाएगा शायद, नहीं 50 50 50 सब में ही कॉमन है। बचे हुए पार्ट का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है अपने को, करके दिखा देता हूं। 13C2 का क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में 13 इंटू 12 बाई 2 इंटू 1 इंटू ये 50 काट लिए तो 11, होल थिंग डिवाइडेड बाई, यहां पर भी सेम 13 इंटू 12 बाई 2 इंटू 1 इंटू मेरे ख्याल में 11, प्लस मेरे ख्याल में 39C2 का 39 इंटू 38 बाई 2 इंटू 1 इंटू 13, और इस वाले पार्ट से 39C1 तो 39 ही रहेगा वो, और इंटू मेरे ख्याल में 13 इंटू मेरे ख्याल में 12, ठीक है। अब आप देखो कुछ है जो सब में से कटेगा, 13 लग रहा है हमको कि सब में से कट जाएगा, फिर से 13 13 13 और 13 चलेगा मेरे ख्याल में। अब सोचो क्या बचा आपके पास, बाई 2 छोड़ो, अभी लिख लेते हैं यहां तक, ठीक है ना। आप लिखो एक बार क्या आ रहा है, ये काटोगे, ये नीचे का 2 भी शायद हैंडल हो जाएगा ना सब में, आओ तो कर देते हैं इसको, एक सेकेंड, 2 और ये वाला 6, ये वाला 2 और ये वाला भी 6, ये वाला 2 और ये वाला 38 है, कितना हो जाएगा 19, और यहाँ तो है ही नहीं, बढ़िया। ऊपर कितना है 66, नीचे आएगा शायद से 66 प्लस 39 इंटू 19 करके देखो कितना आ रहा है, इतना बड़ा नंबर, रुको 741 आएगा शायद, 741, और इनका प्रोडक्ट 468, चलो तो ऐड वैड करके बताओ कितना आ रहा है, 66 प्लस 741 प्लस 468, 1275, 22 बाई समथिंग है ना, 3 से कट जाएगा ये, 22 और 4 2 और 5, ठीक है। सो 22 बाई 425, ये आपका फाइनल आंसर। चलो इसके साथ सब खत्म।